अगर हम लोग पावर सिस्टम के ऊपर जरा नजर डालें तो ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी के बाद जो पूरा सिनारियो था वो कुछ इस तरीके से था आपके सामने कि हमने ट्रांसफार्मर बना लिए थे, हमने ट्रांसमिशन लाइन सेटअप कर ली थी, हमने लोड्स लगा लिए थे और लोड हमने प्लेस कर दिए थे। एक हाउस होल्ड लोड था, यानी कि जैसे हमारे घर के लोड्स हैं ये तैयार थे, इंडस्ट्रीज तैयार थी, हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन तैयार थी। और ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी के बाद दो ट्रांसफार्मर मिल गए थे, एक था आपका ये ट्रांसमिशन साइड का ट्रांसफार्मर और एक था डिस्ट्रीब्यूशन साइड का ट्रांसफार्मर। ठीक है, दोनों में अंतर भी क्लियर था। ये जो तुम्हारा ट्रांसमिशन साइड का जो ट्रांसफार्मर था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक हाई वोल्टेज लो करंट ट्रांसफार्मर था, क्योंकि ऑब्वियस चीज है ट्रांसमिशन में लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को हाई वोल्टेज बनाएगा देगा और लो वोल्टेज करंट को कम कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड की अगर बात की जाए तो हमें जो जरूरत थी वो थी लो वोल्टेज की और हाई करंट की। ठीक है, इसके लिए हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करा था। तो ये सारी पिक्चर सेट थी, पूरा का पूरा हमने एक थीम सेट कर दी थी, पूरा प्लॉट सेट था, लेकिन जो जरूरत थी, जो मिसिंग एलिमेंट था वो था जनरेटर, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि हमें क्या करे, एसी दे सके, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इसे एनर्जाइज किया जा सके, इसे पावर अप किया जा सके, इसे पावर अप किया जा सके, यानी कि एनर्जाइज किया जा सके, इन सारे तारों के अंदर करंट को दौड़ाया जा सके, एनर्जी को सप्लाई किया जा सके। उन सब के लिए हमें एक सोर्स की जरूरत थी और वो सोर्स एसी सोर्स था। ठीक है, तो यानी कि नीड क्या थी, नीड थी हमें एक ऐसे जनरेटर की जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे, ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट प्रोड्यूस करे, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी पे ही वर्क करता है और हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी कर रखी है। और मैंने जब आपको ट्रांसफार्मर बताया था तो फैराडे का मॉडल क्यों, सॉरी एडिसन का मॉडल क्यों फेल हुआ था उसको भी चर्चा की थी। प्लस मैंने आपको बताया था कि कैसे ट्रांसफार्मर चेंज को पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करा था। तो एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाला जनरेटर चाहिए जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर सके। ठीक है, ये अभी बहुत हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या मतलब है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीड ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स के बारे में, कि आखिर सिंक्रोनस मशीन की क्या जरूरत पड़ी और इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर सबसे पहले बात कर ली जाए इसमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी के कांस्टेंट होने का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं एक नॉर्मल साइकिल की बात करता हूँ, एसी साइकिल की, तो एसी साइकिल कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसमें पॉजिटिव साइकिल होती है, हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है, हाफ साइकिल नेगेटिव होती है, और ये पूरी की पूरी इसको हम लोग एक साइकिल काउंट करते हैं और एक टी टाइम पीरियड में ये साइकिल कंप्लीट होती है, यानी कि टी टाइम में 2 पाई का डिस्टेंस कवर करती है ये साइकिल। ठीक, यहाँ तक पाई होता है और ये 2 पाई, तो 2 पाई डिस्टेंस अगर टी टाइम है। नाउ अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट किया जाता है F इक्वल टू 1/t होता है, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पे 1 का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल, यानी क्योंकि हम लोग एक साइकिल ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, 1 साइकिल, क्लियर। और टी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ये आपका टी यहाँ पे शो करा गया है, ये मैंने डायग्राम में शो करा है ना। अगर बात की जाए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या मतलब हुआ, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि ऐसा साइकिल जिसके अंदर टी विल रिमेन कांस्टेंट। देखो 1 तो एक कांस्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल तो मैं एक ही लो रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइकिल क्योंकि एक है तो 1 क्या है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, 1 में कोई चेंज नहीं हो सकता। नाउ इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है टी, यानी कि टी विल रिमेन कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ, अगर आपको चाहते हो कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का हो, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में वो हर बार सेम रहना चाहिए। यानी कि अगर बात की जाए सिंपली, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 50 हर्ट्ज की, 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1/50। अगर टाइम पीरियड की बात करें, इसको इधर रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना होता है 0.02, यानी कि 0.02 सेकेंड्स। क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल सा है। तो 1/50 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी साइकिल जो है उसे कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.02 सेकंड लग रहा है, या कह सकते हैं 20 मिली सेकंड लग रहे हैं। तो अगर आपके घरों में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही, 50 हर्ट्ज तुम्हारे घर में, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यानी कि एक साइकिल के कंप्लीट होने में, एसी की अल्टरनेटिंग की एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.02 सेकंड लग रहा है। सोच सकते हो, यानी 0.02 सेकंड के अंदर साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। एक बार बल्ब तुम्हारा पॉजिटिव में जल रहा है, एक बार नेगेटिव में जल रहा है, 0.02 सेकंड के अंदर, या कह सकते हैं 20 मिली सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। यानी कि अगर तुम्हें एक ऐसा जनरेटर हमें चाहिए, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे एक नीड है, और ये नीड के ऊपर मैंने स्पेसिफाई करा कि एक अल्टरनेटिंग करंट का जनरेटर चाहिए जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या मतलब हुआ, ऐसा जनरेटर जो एक अल्टरनेटिंग साइकिल में लगने वाला जो टाइम पीरियड है वो हर बार सेम रहे। नाउ अगर बात करी जाए कि नीड क्या है, तो नीड ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की क्यों जरूरत पड़ी, हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी भी तो ले सकते थे। तो उसका सबसे बड़ा कारण है, ये दो कारण आपके सामने है। सबसे पहले अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट लोड्स की, ये है तुम्हारे लोड्स, एसी लोड्स। ठीक है, ये आपने घरों में देखे होंगे,
आपके पास फ्रिज होगा, आपके पास टीवी होगा, एसी होगा, लैपटॉप है, प्रिंटर है, इन सब के अंदर तुमने कभी भी अगर इनको मार्केट से खरीदने जाओगे तो इनके ऊपर रेटिंग लिखी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये जो 50 हर्ट्ज लिखी होती है इसका मतलब क्या होता है, सप्लाई आप दोगे एक सर्टेन रेटिंग होती है कि 240 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक इनको दोगे और 50 हर्ट्ज पे दोगे। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है इन सब के साथ। ठीक, तो या तो सबसे पहली बात, अगर आपके घरों के लोड्स हैं तो उन्हें कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी चाहिए ऑपरेशन के लिए ना। अगर बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन की, यानी कि अगर कंज्यूमर, ये तो हो गया कंज्यूमर साइड, ये हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर साइड की, जैसे कि आप लोग हो गए लोड साइड की। ठीक है ना, अगर बात करें सप्लाई साइड की या कह सकते हैं डिलीवरी साइड की, तो इनकी अगर बात करते हैं तो हमें वहां पे डील करना पड़ता है ट्रांसफार्मर से। तो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज द ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन या कह सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स। जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं ट्रांसमिशन साइड में लगे होते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये वाले पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये वाले ट्रांसफार्मर इस तरीके के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा घरों के बाहर आप निकलोगे तो रास्ते में रोड रोड पे ये इस तरीके के ट्रांसफार्मर खंभों पे लगे हुए दिखते होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन वाले। ठीक, तो ये दोनों ट्रांसफार्मर जो होते हैं, अगेन ट्रांसफार्मर के अंदर भी फ्रिक्वेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसफार्मर सीरीज के अंदर मैंने आपको ये रोल बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर रिवाइज कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, V/F का रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी कि अगर ट्रांसफार्मर की आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो वो बहुत ज्यादा रिलाय करता है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे। ठीक है, तो इसीलिए V/F का रेशियो जो है उसे कांस्टेंट मेंटेन करना ट्रांसफार्मर बहुत जरूरी होता है। तो अगेन यानी कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट रखने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो दोनों तरफ रिक्वायरमेंट है। अगर तुम लोड साइड से सोचोगे तो लोड साइड आपके पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके अंदर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और अगर ट्रांसमिशन साइड जाते हो तो वहां पे भी ट्रांसफार्मर के साथ हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक, तो यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और फिर हमने बात करी कि नीड क्या है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की। नाउ अब देखते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर है जिन पे फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होना डिपेंड करता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी के एसी करंट की फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले की बात की है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जनरेटर है, एसी जनरेटर, और वो एक एसी सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है। इसका डेरिवेशन मैं आपको आने वाले समय में हम लोग देखेंगे बहुत जल्द, यानी कि विद इन 2-3 लेक्चर्स इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी की बात करी जाए तो ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है अल्टरनेट, यानी कि किसी भी जनरेटर, जो कोई भी जनरेटर जो एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ जनरेटर पे, यानी कितने पोल्स का जनरेटर है, और दूसरा कितनी स्पीड पे वो जनरेटर चल रहा है, यानी कि एनएस ये क्या है, आरपीएम में होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट कह सकते हो, और ये नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। ठीक, तो यानी कि जनरेटर में कितने पोल्स का जनरेटर है, 2 पोल, 3 पोल, 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल। ठीक है, और आरपीएम कितने, मतलब कितने स्पीड से वो जनरेटर चल रहा है। इन दोनों बातों पे पूरा का हमारा जो फोकस होता है। किसी भी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी की जो डिपेंडेंसी होती है, अगर वो एसी जनरेटर से जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। नाउ अगर हम लोग इनको डिटेल में देखें तो दो फैक्टर है, एक है हमारे पास पोल्स हैं एंड द अदर वन इज द स्पीड। नाउ पोल की बात कर ली जाए तो इसको तो मैं कंस्ट्रक्शन से फिक्स कर सकता हूं, यानी कि अगर मैंने एक जनरेटर बनाया है और उसके अंदर नॉर्थ साउथ पोल फिक्स कर दिए, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ साउथ पोल्स अगर फिक्स कर दिए तो ये तो एक फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो F इक्वल टू NS इंटू P डिवाइड बाई 120। नाउ अगर बात की जाए 120 ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। P क्या है, ये भी मैंने कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड हो गई, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई एनएस के, यानी कि स्पीड हुए, वो हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो स्पीड की अगर बात कर लिए, डिपेंडेंसी ऑन, अब देखो स्पीड, यानी कि मैंने यहाँ तक आपने देखा कि किसी भी सिस्टम की जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो जनरेटर जिससे वो एसी बन रही है उसकी स्पीड पे यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर हमने कंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ पोल्स को फिक्स कर दिया है, ठीक, तो अब स्पीड के बारे में बात करी जाए, किसी भी जनरेटर की जो स्पीड होती है वो डिसाइड की जाती है कितना लोड उस पर लगा है और प्राइम मूवर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम कोई भी जनरेटर, दुनिया का कोई भी जनरेटर ले लो, चाहे एसी हो डीसी हो, उसकी जो स्पीड होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी, एक तो उस पर लोड कितना है और दूसरा प्राइम मूवर कितनी तेज उसे घुमा रहा है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ऐसा कैसे होता है। तो स्पीड ऑफ जनरेटर की अगर बात कर ली जाए, कोई भी जनरेटर यानी कि एनी जनरेटर, दुनिया का कोई भी जनरेटर क्यों ना हो, उसके अंदर दो टॉर्क जनरेट होते हैं। एक होता है प्राइम मूवर का टॉर्क, जिसे मैं मैकेनिकल टॉर्क लिखता हूँ। मैकेनिकल टॉर्क बेसिकली मोटर में यूज होता है, लेकिन जनरेटर में भी मैकेनिकल टॉर्क का मतलब ऐसा कोई भी टॉर्क जो बाहर से यानी कि मैकेनिकल इनपुट देने से बन रहा हो। ठीक है, तो मैकेनिकल टॉर्क ये क्या है, मैकेनिकल टॉर्क है, मैकेनिकल टॉर्क, और ये बेसिकली कौन सा है, टीएम लिखा, प्राइम मूवर का टॉर्क। क्योंकि प्राइम मूवर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने स्वदेश मूवी देखी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा पानी से टरबाइन घूमती है। ठीक है, तो जो पानी से टरबाइन घूमती है वही मैकेनिकल टॉर्क है। यानी कि अगर तुम पानी से टरबाइन घुमा रहे हो तो ऐसा जनरेटर जो होता है हाइड्रो जनरेटर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे आप हवा से उस टरबाइन को, प्राइम मूवर को घुमा रहे हो,
तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा विंड जनरेटर बन जाते हैं। वहीं पे अगर आपने घरों के बाहर शादी में आपने देखा होगा ग्रीन कलर का एक जनरेटर लगा होता है, ग्रीन कलर का घरों में लगा होता है, कोई पार्टी फंक्शन होता है, वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो होते हैं तुम्हारे डीजल जनरेटर, ठीक है, डीजल जनरेटर होते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि जो तुमने देखा होगा जो हत्थे से तुम उसे घुमाते हो वो कंटिन्यूअसली क्यों घूमता रहता है, क्योंकि डीजल जनरेटर उसे घुमाता रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी आपने क्वेश्चन किया हो या नहीं किया हो, आपको सोचना चाहिए कि जो हरा वाला जनरेटर जो पार्टियों में घर के बाहर लगा होता है उसके अंदर डीजल क्यों डालते हो। तो बेसिकली जो डीजल होता है वो डीजल जनरेटर के लिए डाला जाता है। और डीजल क्या करता है, डीजल तुम्हारे जनरेटर के शाफ्ट को, ये क्या है, ये तुम्हारा शाफ्ट है जिसमें आप हत्ता लगाते हो, वो शाफ्ट होती है। तो देखा होगा तो डीजल जनरेटर उस शाफ्ट को घुमाता रहता है कंटिन्यूअसली, और जब डीजल खत्म हो जाता है तो जनरेटर तुम्हारा बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डीजल जनरेटर का टॉर्क। अब अगर कोई भी टॉर्क है तो उसके अगेंस्ट में काउंटर टॉर्क जरूर बनेगा, क्योंकि आउटपुट ले रहे हो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। अगर तुम एनर्जी दे रहे हो तो वो एनर्जी कंज्यूम होगी, प्लस उसका काउंटर जरूर आएगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ, क्योंकि जनरेटर सारे के सारे ईएमएफ इंडक्शन में वर्क करते हैं, और लेंज लॉ ईएमएफ इंडक्शन में बहुत एक इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। तो लेंज लॉ के कारण क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आ जाता है जनरेटर का, जिसको हम कहते हैं काउंटर जनरेटेड टॉर्क, यानी कि ऐसा टॉर्क जो काउंटर करता है प्राइम मूवर के टॉर्क को, यानी कि इस टॉर्क को काउंटर करेगा टीई। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, या कह सकते हैं काउंटर जनरेटेड टॉर्क होता है, ठीक है ना। अगर रोल की बात कर ली जाए तो प्राइम मूवर का जो टॉर्क होता है इसका काम होता है स्पीड ऑफ रोटर, यानी कि इसका काम होता है रोटर की स्पीड को राइज अप करना, ठीक है, यानी कि मोटर की स्पीड को जनरेटर की स्पीड को तेज करना। जबकि काउंटर जनरेटर का काम क्या होता है, स्लो डाउन द रोटर। ये क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ये क्या करेगा, यानी कि तुम प्राइम मूवर पानी से तुम जनरेटर को तेज घुमाना चाह रहे हो, या हत्थे से, या कह सकते हैं डीजल जनरेटर जो है वो तेजी से घुमाना चाह रहे हैं जनरेटर को, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो जनरेटर के अंदर बनेगा जब करंट ऑन होगा, यानी कि जब लोड लगा होगा तब होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर आपको डाउट है तो डीसी जनरेटर मैंने बहुत डिटेल में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में चर्चा की है, वहां सीख सकते हो। 11 डिफरेंसेस भी बताए हैं मोटर और जनरेटर के, वहां पे भी सीख सकते हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है ये कब आता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये तब आता है जब लोड लगा होता है। लोड का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जड़ा होगा, या कह सकते हैं जब तुम्हारी सप्लाई बन रही होगी, ठीक है, जब लोड सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, बल्ब खुला होगा। तो जैसी बल्ब खोलोगे तो वहां करंट फ्लो होगा, उस करंट की वजह से जो टॉर्क बनता है जनरेटर के अंदर वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इसका काम क्या होता है, इसका काम मैंने बता दिया, स्लो डाउन द जनरेटर। तो ये अपोजिंग टॉर्क होता है, जनरेटर स्लो करने का काम करता है। प्राइम मूवर टॉर्क जो होता है जनरेटर फास्ट अप करने का काम करता है। इन दोनों के बीच में जो जुगलबंदी होती है, जो नेट बन के आता है, उससे हमारा जनरेटर की स्पीड डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल पहला केस अगर बात की जाए, अगर तुम्हारा जो तुम टॉर्क लगा रहे हो मैकेनिकल टॉर्क या प्राइम मूवर टॉर्क वो ज्यादा हो गया अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, तो मोटर जो जनरेटर जो होगा उसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, एक्सलेशन होने लगेगा, ठीक है, समझ में आ गई। दूसरा केस अगर बात कर लें, अगर आपका जो जितना टॉर्क तुम्हारा प्राइम मूवर बना रहा है, यानी गिरने वाला पानी शाफ्ट पे जितना टॉर्क जनरेट कर रहा है, और उतना ही टॉर्क लोड के कारण बन रहा है जनरेटर के अंदर, काउंटर टॉर्क बन रहा है लोड के कारण, अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों टॉर्क क्योंकि बराबर है तो जो तुम्हारा जनरेटर है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटर घूमने लगेगा, कांस्टेंट रोटर की स्पीड मुझे मिल जाएगी ना। अगर तीसरे केस की बात कर लें, अगर तुम्हारा जितना टॉर्क तुम्हारा पानी से गिरने से बन रहा है उससे ज्यादा अगर लोड टॉर्क बन रहा है, यानी कि जनरेटर जिस करंट, यानी कि जनरेटर जिस बल्ब को जला रहा था, जिस घर को एनर्जाइज कर रहा था, जिस इंडस्ट्री को जला रहा था, वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो काउंटर टॉर्क बन रहा है टी, अगर ये टॉर्क ज्यादा हो गया तुम्हारे पानी के से गिरने से जो टॉर्क बन रहा है प्राइम मूवर के टॉर्क से, तो ऐसे केस में क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी कि जनरेटर तुम्हारा बंद होने लगेगा, धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगा। तुमने ये चीज बहुत कॉमनली नोटिस की होगी, जब हम लोग घर अगेन शादी के बाहर, शादी में या कोई फंक्शन होता है घर में और हम लोग हरा वाला जनरेटर चला रहे होते हैं, इन डेट केस हम लोग कहते हैं कि भाई जनरेटर चल रहा है, लोड कम करो। अगर आप लोड कम नहीं करते हो तो ऐसे केस में जनरेटर क्या होता है, बंद होने लगता है और कई बार शट डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज को बंद कर देते हैं और टीवी को बंद कर देते हैं, मोटर बंद कर देते हैं, जो भी हैवी लोड होते हैं उन्हें बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोड बहुत ज्यादा होगा तो लोड करंट क्या होगा, लोड करंट यानी कि आई बहुत ज्यादा होगा, और इस करंट के कारण टी बहुत ज्यादा होगा। तो ये वाला केस हो जाता है थर्ड केस, यानी कि अगर लोड तुम्हारा बहुत ज्यादा लगा हुआ है और प्राइम मूवर जो है, यानी कि जो तुम्हारा इनपुट मैकेनिकल टॉर्क है वो बहुत कम है, तो इन दैट केस रिटार्डेशन होने लगेगा और फाइनली स्विच ऑफ हो जाएगा जनरेटर, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों केस मैंने बताए, यानी कि पहला केस जो है एक्सलेशन का है, दूसरा केस कांस्टेंट स्पीड का है, तीसरा रिटार्डेशन का। नाउ अगर बात करी जाए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में, मैंने जब आपको बताया था तो उसमें हमने देखा था कि अगर हम बात करें स्पीड ऑफ जनरेटर, फिर मैंने आपको पूरा बताया। नाउ स्पीड ऑफ जनरेटर में हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, यहाँ पे हमने देखा था इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी कि अगर तुम्हें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा। क्योंकि देखो पोल्स हमने फिक्स कर दिए, 120 भी फिक्स है, पोल्स भी फिक्स है, तो स्पीड बची।
तो अगर तुम्हें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। नाउ अगर स्पीड की फिक्स करने की बात करें तो ये वाला केस जो है, सेंटर वाला केस, सेकंड केस, ये वाला केस हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कि ऐसा केस जिसके अंदर एक ऐसा जनरेटर जिसके अंदर बनने वाला लोड टॉर्क और जो अप्लाई करने वाला, यानी कि जो हमने अप्लाई करा है बाहर से मैकेनिकल टॉर्क या कह सकते हैं प्राइम मूवर टॉर्क, ये दोनों बराबर होंगे। जब ऐसा होगा तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है आने वाले समय में। और पावर सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में कभी देखेंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में आपको ये चीज बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है इसको सीखने में तो स्विंग इक्वेशन के नाम से बहुत फेमस है स्विंग इक्वेशन, ये आप पावर सिस्टम में जाके पढ़ सकते हो स्विंग इक्वेशन, वहां पे इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है। खैर, तो अब क्या फीचर होना चाहिए हमारे पास, हमें एक ऐसा जनरेटर चाहिए जो अगर रन करे तो कांस्टेंट स्पीड पे रन करे और वरना नहीं रन करे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर कांस्टेंट स्पीड पे रन करेगा तभी हमें फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर या तो हमारा जनरेटर चले तो कांस्टेंट स्पीड पे चले, वरना क्या करे, ना चले। क्यों, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इधर उधर हुई ऊपर नीचे तो ऐसे केस में क्या होगा, तुम्हारा ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, तुम्हारे जो घर के अंदर डिवाइसेस लगे हुए वो सब खराब हो सकते हैं। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देन हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी की स्पीड पे डिपेंडेंसी, और जो डिजायर्ड केस है वो क्या है, ये वाला केस है। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, तो यानी कि अब जो जनरेटर की खासियत निकल के आई, अभी तक हमें एसी जनरेटर की जरूरत थी जो कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे चल सके। देन हमने सीखा कि फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड करती है, तो अब मुझे एक ऐसा जनरेटर चाहिए जो कांस्टेंट स्पीड पर चल सके वरना ना चले। तो यहाँ से जन्म होता है, यहाँ से जो नीड जो थी उसको हमने सॉल्व करा, और वो सॉल्व करा बाय द डिस्कवरी ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। इसको दूसरा नाम दिया जाता है, इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से भी जानते हैं और अल्टरनेटर के नाम से भी जाना जाता है। सिंक्रोनस जनरेटर के नाम से अगर बात की जाए तो सिंक्रोनस का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। बहुत बार आपने इंग्लिश में सुना होगा सिंक्रोनाइज होकर चलो, जैसे कि मिलिट्री जो मार्च पास करती है वो एक साथ सारे कदम एक साथ चलते हैं। तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज जनरेटर का मतलब क्या होगा, ऐसा जनरेटर जो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर रन करता है। ठीक है, और अल्टरनेटर क्या क्यों कहा जाता है इसे, अल्टरनेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, तो कभी कभी वाई इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई सिंक्रोनस जनरेटर को सिंक्रोनस जनरेटर क्यों कहा जाता है, तो रीजन है कि ऐसा जनरेटर क्योंकि वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलता है वरना नहीं चलता। ये बात स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जनरेटर, ऐसा जनरेटर हमें चाहिए था जो या तो कांस्टेंट स्पीड पे चले या फिर ना चले, कि बीच की स्पीड पे चलेगा तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी डेविएट हो जाएगी। ठीक, इससे अच्छा बंद रहे और चले तो फुल स्पीड पे चले। ठीक, यानी कि जो भी उसकी रेटेड या फिर सिंक्रोनस स्पीड है, इसीलिए इसको ये जो होता है सिंक्रोनस जनरेटर हो जाता है। और ये जो कांस्टेंट स्पीड जिस पे चलता है इसको स्पीड को नाम दे देते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो जिस स्पीड पे अल्टरनेटर चलेगा उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड नाम देंगे, सिंक्रोनस जनरेटर नाम दिया जाता है इसीलिए। और अल्टरनेटर का जो नाम दिया जाता है क्योंकि ये एक अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, यानी कि पल्सुएटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हुआ, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ से अल्टरनेटिंग आया। ठीक, नाउ फाइनली आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नाउ फाइनली हम लोग कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी कि डॉट कनेक्ट कर लेते हैं जो भी सीखा। तो सबसे पहले मैंने इस लेक्चर में आपको पिक्चर बताई कि ट्रांसफार्मर की डिस्कवरी के बाद क्या पिक्चर थी, और एक मिसिंग एलिमेंट की चर्चा करी। देन मैंने आपको नीड बताई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर साइड भी देख लो चाहे लोड साइड देख लो, दोनों साइड हमें फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो V/F का रेशियो चेंज हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएंगे, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो लोड खराब हो जाएंगे ना। उसके बाद हमने चर्चा करी फ्रीक्वेंसी आके डिपेंड किस पे करती है। देन मैंने आपको फॉर्मूला बताया और हमने दो चीज देखी, एक तो नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि जिस भी जनरेटर से एसी बन रही है उसके पोल्स कितने हैं और उसकी स्पीड कितनी है। अगर हमने आगे बढ़े इसी चर्चा में तो हमने देखा कि पोल्स को तो मैं कंस्ट्रक्शन से फिक्स कर सकता हूं, लेकिन स्पीड जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो किस पे डिपेंड करती है, लोड और प्राइम मूवर पे। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में बताया कि स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। तो दो टॉर्क होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मैकेनिकल टॉर्क, यही डिसाइड करते हैं स्पीड कैसी होगी। और हमें क्या है, ये वाला बीच वाला जो केस था सेकंड केस, इसको चाहिए जब दोनों टॉर्क बराबर हो और स्पीड कांस्टेंट हो। तो यानी कि यहां से ये निकल के आया, अभी तक हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट थी कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की, नाउ रिक्वायरमेंट चेंज होकर कन्वर्ट हो गई हमारी ऐसी चीज में जिसमें कांस्टेंट स्पीड हो, और कांस्टेंट स्पीड के लिए हमने बनाया सिंक्रोनस जनरेटर, यानी कि ऐसा जनरेटर जो कांस्टेंट स्पीड पर रन करे या फिर ना रन करे। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंक्रोनस एक कांस्टेंट स्पीड से रन करते हैं इसीलिए इनको नाम दिया जाता है सिंक्रोनस जनरेटर। इनको अल्टरनेटर भी कहते हैं क्योंकि ये एसी फ्रीक्वेंसी, एसी सप्लाई जनरेट करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर इनको ज्यादा सूट करता है क्योंकि ये एक ऐसे जनरेटर होते हैं जो कांस्टेंट स्पीड पर रन करते हैं। इंडक्शन जनरेटर भी एसी को जनरेट करते हैं लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड पर रन नहीं करते, इसीलिए उन्हें सिंक्रोनस जनरेटर नहीं कहते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर की एक अलग कैटेगरी है, रीजन क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे इनकी सिंक्रोनस स्पीड एनएस क्या है, आरपीएम एट पर्टिकुलर स्पीड, यानी सिंक्रोनस स्पीड, इसका नाम दिया था सिंक्रोनस स्पीड, इसलिए इनको सिंक्रोनस जनरेटर कहा जाता है। ठीक,
नाउ आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसके अंदर और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जनरेटर का कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है, और अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, और अगर कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।